कोर्ट है वो कोर्ट के मैदान में लाना, ये सिविल वॉर है कोर्ट में। सिर्फ ये नहीं कि दांतेवाड़ा में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, ये वेस्ट बंगाल में और इस समय सिविल वॉर वहां नहीं, सिविल वॉर हर कोर्ट में चलता है। जैसे शोएब साहब आपने सिविल वॉर तो फाइट किया आपके कोर्ट में, सिविल वॉर हर जगह होता है और कोर्ट में सिविल वॉर कैसा फाइट करना ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय आएगा। मेरा मन क्लियर है इसमें कि 5 साल 10 साल के अंदर हमारे देश में क्रांति जैसी स्थिति हो जाए। बेशक प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करे, ये मॉन्टेक सिंह आलूवालिया कुछ भी करे, ये देश 10 साल के अंदर क्रांति जैसी स्थिति में होगा जिसमें पूरा अंगार जैसा लगेगा। तो उसके लिए तैयारी हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयारी करो और नौजवान वकीलों को सिखाओ। जैसे नेशनल मूवमेंट में जो वकील नेशनल मूवमेंट में थे वो सालों से थे। कुछ लोग बहुत गरीब हो गया, उनका सब क्लाइंट बेस खत्म हो गया, उनका इनकम खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो मूवमेंट नेशनल मूवमेंट में आ गया, नेशनल मूवमेंट में आ गया, आखिर में जीत गए। लेकिन कितने सारे वकील यंग लॉयर्स जो प्रैक्टिस करते थे उस वक्त, कितने लोग मर गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग टॉर्चर हो गया, कितने लोग डिसअपीयर्ड हो गया। ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे वकीलों को मारा। तो इस तरह का स्थिति है आज। ये कोई ऑर्डिनरी स्थिति नहीं है, ये इंटरिम स्थिति, इंटरिम जैसे फेज है जहां पे धीरे धीरे से पब्लिक के अंदर असंतुष्टि फैल रही। और उस संदर्भ में हमें क्या करना है, वकीलों का काम क्या है? सिर्फ अपना लॉ पढ़ना, जज साहब को लॉ ऐसा है, लॉ ऐसा है, लॉ ऐसा है, ऐसा नहीं चलेगा। लॉ के साथ में मूवमेंट, मूवमेंट के साथ में संघर्ष, मूवमेंट और संघर्ष के साथ में सशस्त्र संघर्ष। डरो मत। जज साहब देखिए, ना आप ना हम ना मैं बंदूक हाथ में लेने वाला है, हम तो तलवार में चलाने वाला है, हम तो हिंसा करने वाले लोग नहीं है। लेकिन खुलेआम से लोगों से कह देना कि देखो आपका पॉलिसी ऐसा है कि बेशक निश्चित लोग कानून अपने हाथ में, निश्चित बोलना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है, विदाउट फियर, विदाउट फियर कि आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपका राजनीतिक पॉलिसीज, आप ही टेररिस्ट हैं। स्टेट इज टेररिस्ट। टेरर कौन है, टेररिस्ट कौन है साहब? अभी देखिए फूड का मैं उदाहरण देता हूं। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया और प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी से हमारा गोडाउन में 70 मिलियन टन, 700 लाख टन अनाज है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा सरकारी वकील से, ये अनाज निकाल दो, लोगों को देना, भूख से मर रहे लोग, उनको देना। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है मुफ्त में देने का नहीं, सब्सिडाइज रेट देने का नहीं, हम लोग नहीं देंगे। 700 लाख टन सड़ रहा, बारिश में सड़ेगा, चूहे खाएंगे, लेकिन गरीब को नहीं देगा। तो ये पॉलिसी से हर दिन हमारे देश में 3000 बच्चे भूख से संबंधित कारणों के वजह से मरे। 3000 पर डे। अभी बॉम्बे के जो ये हो गया था ना, ये टेररिस्ट अटैक बॉम्बे में, कुछ 50-100-200 लोग मारे गए। 3000 पर डे सरकारी पॉलिसी के रिजल्ट। तो बोलना जरूरी है और खुलेआम से स्टैंड लेना कि साहब आपका पॉलिसी से आप ही टेररिस्ट है। हमारा पुलिस जो है, हर स्टेट का पुलिस, उत्तर प्रदेश का पुलिस, आप ही टेररिस्ट है। आप टेररिस्ट एक्ट हर दिन करते हो, हर दिन लोगों को मारना, हड्डी तोड़ना, टॉर्चर करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, सेक्सुअल अब्यूज देना, रेप करना, हर दिन पुलिस का काम है। ये कौन सा पुलिस है कि आप हर दिन करते हो? ये ब्रिटिश पुलिस इससे अच्छा है। मैं कह रहा हूं, अगर तुलना करें तो ब्रिटिश पुलिस का आदत नहीं थी रेप करना, इलेक्ट्रिक, ठीक है, पकड़ के मारेगा, रखेगा अंदर।
मैंने थोड़ा ये कानून के बारे में थोड़ा रास्ता मैंने डॉक्टर दत्ता सामंत से सीखा, क्योंकि पहले मैं इंजीनियरिंग किया था 1970-75, और जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था आईआईटी बॉम्बे में, उस वक्त ये इमरजेंसी हुआ था और रेलवे स्ट्राइक भी हुआ। और रेलवे स्ट्राइक जब हुआ तो हमारे क्लासमेट्स जो थे आईआईटी बॉम्बे में, वो लोग स्ट्राइक तोड़ने का कोशिश की। हमारे कुछ स्टूडेंट लोग थे जो ये रेलवे का स्ट्राइक था, तो बॉम्बे के रेलवे गाड़ी को चलाने का कोशिश की। और नेक्स्ट डे फोटोग्राफ आया था टाइम्स ऑफ इंडिया, आईआईटी स्टूडेंट्स आर ब्रेकिंग द स्ट्राइक। तो उनके खिलाफ हमने आवाज उठाया और हमने जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत सपोर्ट किया उस वक्त, क्योंकि मुझे याद था कि रात को 12 बजे इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि तमाम रेलवे परिवार को अपने घर से निकाल दो। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस 311 सब आर्टिकल 2 विदाउट नोटिस, without hearing, termination of service and kick them out of the quarters. तो रात को 12 बजे मुझे याद था बॉम्बे में सबको फुटपाथ पर, तो we were working, हम लोग काम करते थे, उसमें थोड़ा पोलिटिसाइज हो गया मैं। और आईआईटी खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि हमको ये कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं जाने का था, हालांकि मैंने कुछ बिल्डिंग्स बनाया, तो हमको थोड़ा सा मालूम है ये पिलर कैसा बनाने का, स्लैब कैसा करने का, कैलकुलेशन कैसा करने का, सलिया कैसा लगाने का, थोड़ा सा मैंने सीखा। लेकिन जल्दी मैंने छोड़ दिया ये काम। फिर स्लम मूवमेंट में गया, और स्लम मूवमेंट में जाने के बाद एक दिन मैं डॉक्टर सामंत के ऑफिस गया। डॉक्टर सामंत से कहा मैंने कि डॉक्टर साहब मैं आपका यूनियन में आना चाहूंगा। अभी डॉक्टर सामंत एक लड़ाकू मिलिटेंट था, लड़ाकू ट्रेड यूनियन लीडर था। आप तो यूपी के हैं, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में होते तो ये बताना भी जरूरी नहीं। और डॉक्टर सामंत का एक नियम था कि कोर्ट में मत जाना। तो मेरा कानून सीखने का जो ये वक्त आ गया, उसी से मेरा पहला लेसन आया कि कानून का कोर्ट में मत जाना, कोर्ट में कभी मत जाना। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? उसने कहा बेवकूफ, तुम जरा बैठो, काम करो, तुम सीखोगे, ऑटोमेटिकली तुम सीखोगे। मैं गया डॉक्टर सामंत के पास, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके ऑफिस में काम करना चाहूंगा। बोला बेवकूफ, तुम्हारे पास आईआईटी डिग्री है, तुम इधर मत आना, मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम जैसे लोगों को काम देना, मेरे पास ऐसा काम नहीं है, हम लोग काम कर ही नहीं सकते। मिडिल क्लास लोग तुम काम कर ही नहीं सकते, और तुम्हारा काम करने का आदत ही नहीं है, तुम्हारा डिसिप्लिन ही नहीं है, तुम काम ही नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करूंगा, मैं लेटर लिखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बोलते उसने स्वीकार किया, तो बैठो, लेटर लिखना शुरू किया। और मैंने सीखा, मेरा जो प्रश्न था कि क्यों कोर्ट में ना जाए, डॉक्टर सामंत ने साफ जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे के ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एडजुडिकेशन, लेबर कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, एडजुडिकेशन फॉर चार्टर ऑफ डिमांड्स, 7 साल के बाद पगारवार मिलेगा 200 रुपया का। बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट, प्रूविंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, सारी टेक्निकलिटी के बाद 7 साल के बाद 200 रुपया पगारवार मिलेगा। डॉक्टर सामंत ने कहा कि ये नहीं चलेगा, तुम हॉकी स्टिक उठाओ, और हॉकी स्टिक उठा के वर्कर को ले जाते गेट पर, मल्टीनेशनल कंपनीज के गेट पर हॉकी स्टिक के साथ। और उसके राज में मतलब करीब 7, 8, 10 साल जो पगारवार था 200 रुपया, 300 रुपया, 3000 रुपया तक हो, 3000 रुपीज वेज इंक्रीज, 4000 रुपीज वेज इंक्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट डिग्निटी। मैनेजमेंट कभी कामगार से बात ही नहीं करता कि वर्कर और मैनेजमेंट साथ में फैक्ट्री चलाएगा, दोनों का इज्जत हो, दोनों समझौता करो, दोनों कॉम्प्रोमाइज करो और फैक्ट्री चलाओ। ये आइडिया ही नहीं था उस वक्त, और अभी आइडिया नहीं है पूना में और गुड़गांव में जहां ये अटैक हुआ और एक आदमी मर गया, उसी स्थिति, सेम पोजीशन।
तो डॉक्टर सामंत ने सिखाया डिग्निटी कि हमें हासिल करना है, ठीक है पगारवार ये वो डियरनेस अलाउंस, लेकिन हमें ये लेना है डिग्निटी ऑफ। ये डॉक्टर सामंत का ग्रेटनेस था और मैंने उसके यूनियन में बहुत कुछ सीखा। और मेनली स्ट्रगल और लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्यों लॉ पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मूवमेंट में मेन फोकस होना चाहिए, ये भी मैंने सीखा। लेकिन साथ साथ में कानून का ठीक उपयोग करो। समय होता है करने का, और मैं थोड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक समय पर अगर किया तो बहुत फर्क पड़ सकता है। देखो, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक मैदान जैसा है जिसमें क्लास स्ट्रगल होता है, सिविल वॉर होता है। ठीक है, हम तो रोग में है, बैंड में है, बहुत मतलब हमारा जो भाषा अलग सा होता है, लेकिन सिविल वॉर है। और ये किताबें जो है, हमारा एप्लीकेशन जो है हमारे, वो तलवार होता है और असर पड़ता है लाखों लोगों पर। लाखों लोग, एक केस, एक ऑर्डर, एक शब्द, उस ऑर्डर में एक शब्द लाखों लोगों का नुकसान होता है। इसलिए वकीलों को तैयारी करना और कोर्ट में रेडी होना हमेशा ध्यान में रखते हुए कि ये जो है हमारे खिलाफ, ये सिर्फ वकील नहीं बल्कि पूंजीपति का एक प्रतिनिधि है जो हमारा वर्ग को नष्ट करना चाहता है, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना चाहता है, कामगारों को परमानेंट नौकरी से निकाल के सबको गुलाम बनाना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कैजुअल लेबर। हमारे बच्चे भूखा मरेंगे तो उनका कोई चिंता नहीं। इस तरह का स्ट्रगल है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये छत्तीसगढ़ वाला नंदिनी सुंदर का जजमेंट, जिन्होंने नहीं पढ़ा उस जजमेंट को प्लीज आप पढ़ना। नंदिनी सुंदर वो 2012 का जजमेंट है, 2012 या 2011 का नवंबर का जजमेंट है, 2011 का। तो जजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। नंदिनी सुंदर का केस था, अगर कोई और जज के सामने आता है वो केस डिसमिस होना, लेकिन इत्तेफाक से एक जज के सामने आया जिसका सिविल राइट्स मूवमेंट का बैकग्राउंड, सिविल राइट्स मूवमेंट और पीयूसीएल का मेंबर था पहले, बहुत साल पहले। तो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा ये एक्सपोजर था ह्यूमन राइट्स के बारे में। और जब उसके सामने हकीकतें पेश हो गया कि जज साहब देखो, छत्तीसगढ़ में गुंडे लोगों को 3000 रुपया पैसा देता है सरकार और बंदूक देता है हाथ में, और उनको फ्री परमिशन, इजाजत देता है कि तुम जाओ, बैंक लूटो, मुर्गी ले लो, घर जलाओ, बलात्कार करो और बीच बीच में एक माओवादी को खत्म करो, ये तुम्हारा काम है। जब जज साहब को बताया कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और इतना क्राइम्स किया, ये एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने इतने सारे क्राइम किया छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ सरकार का पॉलिसी है और केंद्रीय सरकार का पॉलिसी है एसपीओ को रखने का। उसने पूरा आर्ग्यूमेंट पढ़ के, ये सुनने के बाद उसने जजमेंट डिलीवर किया, और उस जजमेंट में पूंजीपति व्यवस्था का क्रिटिसिज्म है, ठोस क्रिटिसिज्म है। फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के खिलाफ, फिर आईएमएफ के खिलाफ, फिर केंद्रीय सरकार के खिलाफ, फिर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ। अगर वो जजमेंट पढ़ोगे आपको लगेगा कि कोई पापति लोगों ने कुछ पैम्फलेट निकाला, आपको ऐसा लगेगा। अच्छी तरह से लिखा सकते, लेकिन लेफ्टिस्ट दृष्टिकोण से लिखा। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिछले 50 साल से कोई ऐसा जजमेंट नहीं है पूरा वर्ल्ड में, कोई ऐसा जजमेंट नहीं है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म, वर्ल्ड बैंक का क्रिटिसिज्म, आईएमएफ का क्रिटिसिज्म जिस तरह से ये जजमेंट किया, ऐतिहासिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जजमेंट है ये नंदिनी सुंदर जजमेंट। और ये सिग्निफाई क्या करता है, ये इसका क्या मतलब होते हैं जजमेंट का? इसका मतलब है कि कुछ जजेस के समझ में, कुछ जजेस ऐसा है जो स्टेटस को के है, कुछ जजेस ऐसा है जो पूंजीपति को सपोर्ट करेगा, लेकिन जजेस का थिंकिंग में कुछ चेंजेस आ रहा है।
क्योंकि मूवमेंट है, वो लोग देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं दंतेवाड़ा में क्या होता है, इधर क्या होता है, उधर क्या होता है, मारुति में क्या होता है। उनका थोड़ा मन में थोड़ा चेंज आ रहा है। और ये नंदिनी सुंदर का जजमेंट ऐसा है कि वो दिखाता है कि जजेस के मन में चेंज है, कि अभी वो ऐसा सुनेगा नहीं सरकार से कि देखो सब आतंकवाद है। मुझे याद है ये हिमांशु कुमार का केस में, हिमांशु कुमार एक छत्तीसगढ़ वाला केस था जिसमें मैसेकर किया। ये कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन में गांव में आके लोगों को मारा, हथौड़ों से मारा और एक्स से मारा, खत्म किया लोगों को, 16 लोगों को खत्म किया। और उसमें जब मैं खड़ा हो गया तो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से जो वकील था वो आर्ग्यूमेंट हमको करने नहीं दिया, हमेशा हस्तक्षेप करेगा, बोलेगा हिज क्लाइंट इज अ नक्सलाइट, हिज क्लाइंट इज अ नक्सलाइट। हिमांशु कुमार जो गांधीयन है, ये तो नक्सलाइट है, ये माओवास्ट है, ये माओवास्ट है। तो सुनने के बाद दो तीन हियरिंग सुनने के बाद सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मिस्टर काउंसिल, सो व्हाट, अगर वो नक्सलाइट है तो क्या फर्क पड़ता है तुमको? उसने जो लिखा है डॉक्यूमेंट में, पिटिशन में जो लिखा है, ये सही है, ये गलत? आप बार बार बोलते हो, आप जवाब नहीं देते हो उसका पिटिशन का, बार बार बोलते हैं नक्सलाइट है, तो नक्सलाइट है तो सो व्हाट? तो ये बहुत बड़ी बात है, जो जुडिशरी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मालूम है 90% लोग का थोड़ा अलग सा, नक्सलाइट बोले तो इमीडिएटली उनका थोड़ा अलग सा। विनायक सेन का केस में सेडिशन जब सुप्रीम कोर्ट में आया और आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, ये चंद्रमौली प्रसाद जो यूपी का है ना, बिहार में, लेकिन यूपी का चीफ जस्टिस रहा चंद्रमौली प्रसाद, और एक बेदी साहब था। इमीडिएटली उसने कहा कि एडवोकेट, ये अपना छत्तीसगढ़ एडवोकेट को, आप बताइए कि अगर चार्जशीट बिल्कुल सही है, एक लेटर या से लेटर लिया, किसी को लेटर दिया, ये आरोप था विनायक सेन से, तो अगर ये चार्जशीट, आपका चार्जशीट अगर बिल्कुल सही है, यू शो मी सेडिशन। इसमें सेडिशन क्या है? क्योंकि सेडिशन का अभी डेफिनेशन है, वो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट के बाद, क्या नाम था उस जजमेंट का, सेडिशन का मतलब है कि आखिर में आपने कुछ सोचा सरकार को गिराने का, आपने कुछ कहा या लिखा, लेकिन साथ साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कदम उठाया करने के, आपने हथियार उठाया, आपने बम बनाया, आपने कुछ ओवर्ट एक्ट किया, ये तो सेडिशन नहीं होगा। कोई भी कह सकता है दिस गवर्नमेंट, आई हेट दिस गवर्नमेंट, हेट्रेड, आई हेट दिस गवर्नमेंट, आई हेट दिस गवर्नमेंट। नंबूद्रीपाद ने क्या कहा? नंबूद्रीपाद ने कहा बहुत साल पहले, नंबूद्रीपाद ने कहा कि ये पूंजीपति व्यवस्था को गिराने के लिए एक क्रांति होना जरूरी है, और उस क्रांति में हथियारे सब इस्तेमाल करेंगे, ये निश्चित, ये ऐतिहासिक है और निश्चित भी पुराना, बहुत साल पहले उसने कहा कि क्रांति होना और सशस्त्र संघर्ष से क्रांति होना, उसने बताया। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि नंबूद्रीपाद ने सेडिशन, सरकार के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ उसने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो उसने बोला कुछ, उसने लिखा कुछ, लेकिन किया क्या नंबूद्रीपाद? उसने बम बनाया, उसने हथियार लिया, उसने कुछ फायरिंग किया, उसने लोगों को जमा किया, उसने तलवार डिस्ट्रीब्यूट किया, किसने किया? तो सेडिशन नहीं होगा अगर आप स्टेप नहीं लेते हो, प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेते हो, सेडिशन नहीं। तो बिना